बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप के साथी जंग से निकलने का मशवरा देना शुरू हो गए और लगातार उसको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि इस जंग से निकल जाओ, कोई हल निकालो इस जंग का, इसके अंदर हम फंस गए हैं। और बहुत सारे अमेरिकन भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं दुनिया भर में वो ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के मुशीरों का ईरान जंग के हल तलाश करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग से निकलने का कोई मनसूबा बनाए और इसमें से निकल जाएं आप। ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनको ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी को इसका नुकसान होगा। ये जो आपने फौजी ऑपरेशन किया है, इसको कामयाब मिशन के तौर पर पेश करें, रोला डालें कि हम कामयाब हो गए और निकल जाएं वहाँ से। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके साथियों ने इस तरह के मशवरे दिए हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ ये एक स्कॉट रिटर। ये नाजरीन अक़वाम मुत्तहिदा में हथियारों के साबिक इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने ये बात की है कि अमेरिका चाहता है कि वो अब इस जंग से निकल जाए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये जंग हार गया है और ईरान ये जंग जीत गया है। देखिए सादी सी बात है ना, अमेरिका ने सारी बेसिस खाली कर दी हैं। इस वक्त कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, इन मुल्कों में अमेरिकन फौजी जो हैं वो वहाँ से निकाल दिए गए, उनका इनखला हो गया। अमेरिकी शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकल कर दूर चले गए हैं। अमेरिका अपने बहरी बेड़े और अपना सामान उठाकर यहाँ से ले गया है। जो उनके दिफाई निज़ाम यहाँ पे लगे हुए थे, एयर डिफेंस सिस्टम, उनमें बेशतर जो है वो नाकारा हो गए या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अभी कोरिया से अमेरिका ने, जनूबी कोरिया में अमेरिका का सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम भी अमेरिका ने इस खित्ते में मंगवा लिया कि यहाँ पर ला कर लगाया जाए ताकि यहाँ के डिफेंस को दोबारा तगड़ा किया जाए। अमेरिकन और इसराइली लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका दिफाई निज़ाम है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक सकता है, उसको दोबारा से इंटैक्ट किया जाए। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब फंक्शनल नहीं रहा। ईरान ने ना लड़ाई के पहले 10 दिनों में जो अचीव किया वो ये है कि उन्होंने जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस खित्ते में लगाया गया एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का जाल था, उसको तोड़ा है और उसमें ऐसी जगह बना ली है जहाँ से अब वो अटैक कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी अब इंफॉर्मेशन है और ये चाइना और रशिया की मदद से उसको हासिल हुई है। सैटेलाइट के ज़रिए से, इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, इंटेलिजेंस के ज़रिए से ईरान वो कुछ जानता है जो उसके लिए ज़रूरी है और उसने बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ भांप ली हैं अमेरिका की और इसराइल की जिनका वो फ़ायदा उठा सकता है 10 दिन में। इन्होंने बहुत सारे ड्रोन ऐसे भेजे हैं जिनको डिकॉयज आप कह सकते हैं, यानी ये डमी है, ऐसे भेजे हैं मिसाइल ड्रोन्स जिनको अटैक किया गया इंटरसेप्टर्स की जानिब से और इनके ऊपर अरबों रुपया लगा दिया गया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि ईरान ने अपने बेहतरीन हथियार बचा कर रखे और अब जब वो मिसाइल मारता है तो बहुत बड़ी तबाही होती है। अब तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान मिसाइल मारता है और जो बंकर्स हैं इसराइल के, उनके नीचे भी नुकसान होता है। कुछ इंडियन सहाफ़ी कह रहे हैं कि बंकर्स के अंदर लाशें भी पड़ी हुई हैं इसराइलियों की, जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अब ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। अमेरिका में तज्ज़ियाकार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से हार गया है, इसके अड्डे तबाह हो गए हैं, उसके अपने लोग इस खित्ते से निकल रहे हैं, बहरी जहाज़ों को पीछे ले जाना पड़ा है। ये हार नहीं है तो और क्या है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करने का मंसूबा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाए, ख़ास तौर पे जो तवानाई का है। तो अगर ये करेंगे तो ये तो फिर खलीजी ममालिक पे भी यही करेगा ईरान। देखिए, अगर आप ईरान से उसके तेल के कुएँ जला देंगे, उसकी रिफाइनरीज जो है उनको तबाह बर्बाद कर देंगे और ये सब अगर आप ईरान में करेंगे तो ईरान उसका बदला कहीं तो लेगा कि अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो किसी का भी कुछ नहीं बचेगा। तो इससे फिर दुनिया कई सालों तक बाहर नहीं आ सकेगी। बहुत सीरियस इशू हो जाएगा। मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत बड़ी हद तक इन्हिसार है। अब ये एक बहुत बड़ा जुआ है कि इसराइल और अमेरिका खेलते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अभी भी जारी हैं। ईरान उनको सीरियस ले नहीं रहा, वो वापस जवाब देता है उनको। जबकि नेतन्याहू गायब है। आज तीसरा दिन शुरू हो गया नेतन्याहू की कोई फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैंने उसका कोई स्टेटमेंट सुना है, बल्कि अमेरिका से कुछ बड़े अहम लोगों ने नेतन्याहू के साथ और एक इसराइली लोगों के साथ बड़ी अहम मीटिंग्स रखी हुई थी। ये लोग ट्रैवल करने वाले थे और इनका ट्रैवल भी मनसूख हो गया। तो अभी तक नेतन्याहू के हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस या खबर नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया है, ज़ख्मी है, छुपा हुआ है या किसी और मुश्किल में है। लेकिन ये ज़रूर सबको पता है कि नेतन्याहू 3 दिन से मंजर से थोड़ा हटा हुआ है।
मंजर पे वापस कब आएगा इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ईरानी इकदाम मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ जो उन्होंने गुज़िश्ता 24-48 घंटों में किए। एक तो ईरान ना बहुत बड़े रकबे से मिसाइल दागता है। ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, यूरोप के कई ममालिक मिला दें तो इतना बड़ा ईरान बनता है। अब वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सिस्टम लगाए हुए, वो कहीं से अटैक करता है, वहाँ से निकल जाते हैं, उधर से अटैक करता है, अलग अलग जगह से मिसाइल और ड्रोन वो लॉन्च करते हैं ट्रकों के ज़रिए से। तो आप उनके लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, जितनी देर में वो लॉन्च करते हैं आप पहुँचते हैं वो निकल जाते हैं। तो ईरान का रकबा इतना बड़ा है कि आइडेंटिफाई करना जगह का और वहाँ पहुँचना ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुश्किल काम है। फिर आबनाए हरमज़ की जो बंदिश की है ईरान ने, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात बन गई है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और समंदर का एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे। बल्कि जिन जहाज़ों की बात डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना करते थे कि वो जहाज़ आ रहे हैं, वो जहाज़ वापस चले गए पीछे कि तबाही ना हो जाए। और आबनाए हरमज़ जिसको खुलवाना था वो खुलवा ही नहीं पा रहे। ईरान कहता है आकर दिखाओ। वो जो वहाँ पे आता है उनका जो अमेरिकन रिलेटेड कोई चीज़ आती है उसको वो आग लगा देते हैं, उस पर मिसाइल मारते हैं, ड्रोन मारते हैं। तो ईरान ने जो है वो जो चैलेंज किया कि आबनाए हरमज़ को खुलवाओ, वो खुलवा नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है खलीजी ममालिक के लिए। और खलीजी ममालिक इस आबनाए हरमज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि जनाब इसको खुलवाएं, आपने लड़ाई की है तो ये बंद हो गई है। तो ये बड़ी सुबकी और शर्मिंदगी की बात है अमेरिका की कि वो अब तक इसको नहीं खुलवा पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना धमकियां लगाता है लेकिन खुलवा नहीं पा रहा। माजी में ईरान के ड्रोन्स को या मिसाइलों को जो आग का दरिया अबूर करके जाना पड़ता था इसराइल तक, अब सूरत हाल वैसी नहीं है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डैमेज किया है। मुकम्मल तौर पे तो नहीं कर पाए लेकिन काफ़ी डैमेज किया है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को जो मशरिक़ वस्ता में लगाया गया था अमेरिका की जानिब से और इसराइल के पास भी था। तो अब जो है वो ईरान के लिए मुश्किलात उतनी नहीं है। अब वो अपने महंगे और वज़नी हथियार इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। तादाद कम है लेकिन ये हथियार ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो अरब ममालिक पे है। अरब ममालिक पे अमेरिका, इसराइल लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़ाई का हिस्सा बन जाएं। लेकिन अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। देखिए, इस जंग में उतरने से उनको ज़्यादा नुकसान होगा। अरब जब इस जंग में उतरेंगे तो दिफाई निज़ाम तो तकरीबन ख़राब हो चुके हैं और वो इतना फंक्शनल नहीं है। तो ईरान फिर अरबों के साथ जब लड़ाई में उतरेगा तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। इसमें जो जितना कीमती है उसका उतना नुकसान होगा। यानी अरब ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने बड़ी शानदार चीज़ें बनाई हुई हैं। ईरान जो है वो उतना तरक्की याफ्ता नहीं है, उतनी शानदार चीज़ें नहीं बनाई हुई। फिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया एक दिफाई नुक्ता नज़र से, क्योंकि वो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ लड़ाई में है, सर जंग में है। जबकि अरब ममालिक ने अपने आप को डेवलप किया था सिर्फ तरक्याती नुक्ता नज़र से, तो उनका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। ये आपस में लड़ेंगे तो मगरबी ममालिक इन्हें महंगे हथियार बेचेंगे, उनका तो मुनाफा होगा ना, लेकिन नुकसान किसका होगा? मिडल ईस्ट का, ईरान का। और दूसरा, ये जो अरब ममालिक हैं ये ईरान की मजबूरी भी समझते हैं और ख़ुद भी कुछ हद तक ये मजबूर है। अमरीकी हैरान है कि ये अभी तक जंग में उतरे क्यों नहीं है। उनका अंदाज़ा गलत साबित हो गया। देखिए, एक शिया सुन्नी डिवाइड तो है अरब ममालिक में और ईरान के अंदर। तो अमेरिका इससे फ़ायदा भी उठाना चाहता था, इसराइल भी इससे फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ये कमज़ोर पड़ गई, बल्कि ख़त्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। यानी अभी कोई शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। अगर ईरान किसी जगह पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाता है तो अरब ममालिक में लोग खुश होते हैं। अरब शहरी भी बाद औक़ात वीडियोज़ ऐसी हैं कि वो खुश होते हैं। तो ये बात भी अमेरिका के लिए हैरान कुन है और अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल से भी उनको बचना है। ईरान कहता है जी हम तो सिर्फ वहाँ मारते हैं जहाँ से हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। वो अमरीकी असासों को निशाना बनाते हैं अरब ममालिक में और इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम अरब भाइयों को कुछ भी नहीं कहते, वो बार बार भाई कह के मुखातिब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस दबाव को जो लगातार अरब मुल्कों के ऊपर आ रहा है उसको टैकल भी करना है। तो दबाव को टैकल करने के लिए रोज़ाना एक आधा अरब मुल्क एक वार्निंग जारी कर देता है। पहले सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की थी, अब कतर ने वार्निंग जारी कर दी है और उन्होंने कहा जी कतर मुज़ाकरात पर यकीन रखता है मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान लगातार अटैक कर रहा है। जो अमरीकी एसेट्स हैं इस खित्ते के अंदर या अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है और अमेरिकन को वापस जाना पड़ा। ये एक शिकस्त है, ये शिकस्त नहीं है तो और क्या है। अमेरिकन खुद इसको मान रहे हैं। एक और चीज़ नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस पर ज़रा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने फौजियों से कहा, और बड़ी खुशी खुशी बता रहा था, लोग हंस रहे थे
कि ये जहाज काबू करने चाहिए था, हमने 46 जहाज डबो दिए ईरान के। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, पता नहीं दावा ठीक है या नहीं। वो तो पाकिस्तानी तैयारे भी 6 से बढ़ा के 11 तक ले गया था, जो हमने इंडिया के गिराए थे। वो 6 से 11 तक ले जा सकता है, जो पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, तो अपने कहाँ तक ले जाएगा इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गेम उठाई हुई थी, लोग हंस रहे थे कि 46 हमने उनके जहाज डबो दिए। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जहाज़ क्या इतने ख़राब थे? उन्होंने कहा नहीं, बड़े अच्छे जहाज़ थे। तो मैंने कहा कि हमें उन्हें काबू करना चाहिए था, हमारे काम आते, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए था जहाज़ों को, हमें उन्हें अपने काबू में लेना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, डबोने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा आता है डबोने में। आप अंदाज़ा करें। और इसके ऊपर वो हंस रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहा था कि जहाज़ डबोने में मज़ा आता है। ऐसे आदमी को शहबाज शरीफ अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है, जो जंग का मज़ा ले रहा है, उधर बच्चे शहीद हो रहे हैं। और ईरान को इस बात की एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि मुसलमान ममालिक की अक्सरियत ने 168 बच्चियों की, मासूम बच्चियां थी 7 साल से लेकर 12 साल तक, उनकी शहादत पे अमेरिका की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज़्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज़्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकज़ई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायामल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है, लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली हैं, खासतौर पर जो असदुल्ला खान साहब है, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी है और बड़े दोस्त आदमी है। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी थी और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यह खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता, लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वहां जो अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके आसाब टूटे हुए लग रहे थे, वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे, और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ गो हैं, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे धुतकारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। वो इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसीलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती है ये कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को, इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में यह तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी है।
वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी और सबको तशवीश होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब के डॉक्टरों ने भी स्टेटमेंट दिया और जो इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत यह तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि यह एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने